तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि आज हम क्लास 11 का पोयम फादर डू सन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा कंपोज किया गया है। और इस कविता में, इस पोयम में जो कवित्री रहती हैं, बहुत ही सुंदर मैसेज देने की कोशिश करती हैं कि किस प्रकार का रिश्ता यहाँ पर एक फादर और सन के बीच रहता है। वो रिश्ता जैसा कि इस समय ऑफन हम लोग देखते भी हैं, हर एक परिवार में, हर एक जगह पर वो फादर एंड सन के बीच रिलेशन देखने को मिलता है, जो रिलेशन इस पोयम में फादर एंड सन के बीच दर्शाया गया है। कवित्री कहना चाहती हैं कि इस पोएम में जो बाप और बेटे के बीच का रिश्ता रहता है, उसमें लैकिंग ऑफ गैप्स, लैकिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैकिंग ऑफ इमोशनल टचअप, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं। फ्रस्ट्रेशन का सिचुएशन रहता है फादर एंड सन के बीच। पिता अपने बेटे के बारे में कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि बाप और बेटे के बीच कभी बात नहीं होती है। तो इस पोएम में पूरी इन्हीं बातों पर फोकस किया गया कवित्री द्वारा। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि कवित्री ने क्या क्या मैसेज दिया है इस पोएम में। तो जो कि पहला लाइन हमारा कह रहा कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ। अब यहाँ पे आई कौन है? आई शब्द का इस्तेमाल किया गया फादर के लिए। तो फादर क्या कहना चाहता है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, यानी दिस चाइल्ड मतलब मैं अपनी खुद के संतान को समझ नहीं पा रहा हूं, जबकि हम दोनों एक साथ कई सालों से एक ही घर में रहते हुए आ रहे हैं। अब पिता कहना चाहता कि शायद कुछ कमियां उसके और बेटे के बीच रहे, या बेटे को सही तरीके से गाइड नहीं कर पाया, जिसके कारण बाप और बेटे के बीच में रिश्ते में तकरार आ गया, और जिसके कारण वो एक ही घर में रहते हुए भी अपने संतान को समझ नहीं पा रहा, अपने बेटे को समझ नहीं पा रहा है। अब दूसरी लाइन को हम देखने की कोशिश करेंगे। आई नो नथिंग ऑफ हिम, try to build up a relationship from now he was being a small yet I have killed। कहता है कि इसलिए क्योंकि मेरे और मेरे बेटे के बीच कोई वार्तालाप नहीं होता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं उसके साथ एक प्यार भरा रिश्ता बनाने का, वैसा रिश्ता जैसा रिश्ता उसके बचपन में मेरा उसके साथ था। अब यहाँ पर दूसरी स्टेंजा को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, दूसरी स्टेंजा को समझने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी स्टेंजा की जो पहली लाइन है वो कहती है द सीड आई स्पेंट आर सोन। द सीड, सीड का मतलब यहाँ पर है, सीड का मतलब कहा गया है कि लव, अफेक्शन, कल्चर एंड एवरीथिंग द फादर हैड गिवन टू हिज चाइल्ड वाज वेन फॉर हिम। दैट मीन्स जो भी चीजें पिता ने अपने बेटे को सिखाया था, प्यार, मैनर, XYZ, जो भी चीजें पिता अपने बेटे को समझाता है, अब पिता कहने की कोशिश करा कि द सीड यानी व्हाट एवर आई हैव टॉट टू हिम देयर इज नो यूज ऑफ इट। कहता जो कुछ मैंने उसको समझाया उसका कोई मतलब ही नहीं है। आई स्पेंट और सोन इट, यानी वो बीज, यानी वो चीजें जो मैंने उसके ऊपर खर्च किया, यानी वो चीजें मैंने उसको समझाया, बताया, सिखाया, उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि वेयर द लैंड इज इज ओन एंड नन ऑफ माइन, क्योंकि जो मेरे बेटे की विचारधारा, जो मेरे बेटे की दुनिया है, उसने एक अपनी अलग दुनिया बना रखी है, जिस दुनिया से मेरा दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि लैंड का मतलब क्या होता है कि वो उस स्थान पर रह रहा है, क्या उसके दिमाग में वो सारे विचारधारा पनप गए हैं जो उसके खुद के हैं, और जिस विचार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब हम नेक्स्ट लाइन को देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो कवि रहता है वे बताने की कोशिश करता है कि बाप और बेटे के बीच जो बात करने का तरीका होता है वो कैसा रहता है। तो कहता है कि वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन देयर। कहता है कि बाप बेटे दोनों, वी का मतलब क्या होता है? फादर एंड सन। तो कवित्री कहना चाहती है कि हम दोनों यानी हम पिता पुत्र बात भी करते हैं तो कैसे? अजनबियों की तरह, अजनबियों की तरह बात करते हैं, और जिसमें न तो मेरी बात मेरे बेटे को समझ में आती है और न मेरे बेटे की बात मुझको समझ में आती है, क्योंकि बात करने का लहजा हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे दूर दूर तक हम लोगों का कोई पहचान नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन में कहता कि नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द ईयर, यानी हम लोग बात तो करते हैं लेकिन बात इस प्रकार से होता है कि वी बोथ डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर व्हाट वी बोथ टॉक टू वन अनदर। अब नेक्स्ट लाइन को हम देखेंगे, दिस चाइल्ड इज ब्यूटीफुल टू माय डिजाइन। अब यहाँ पर कवित्री फादर के माध्यम से कहने की कोशिश कर रही है। पिता कहता कि दिस चाइल्ड यानी ये बच्चा इज ब्यूटी माय डिजाइन, यानी हूबहू मेरी तरह दिखता है। डिजाइन मतलब बिल्कुल मेरी तरह है। yet what he loves I can't say। कहता है ये बच्चा हूबहू मेरी तरह दिखता है, लेकिन इसको क्या पसंद है, ये क्या चाहता है, इसके क्या इरादे, क्या टेंडेंसी है, मैं उसको शेयर नहीं कर सकता। साइलेंस सराउंड अस। अब यहाँ क्या था? साइलेंस सराउंड मतलब क्या होता है कि एक ही घर में रहते हैं लेकिन माहौल कैसा रहता है? साइलेंस, यानी सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि न तो मेरे से बात करता है और न मैं उससे बात करता हूं। अब यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है
फादर कहने की कोशिश करा, क्या कहने की कोशिश करा? आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। कहता है कि मैं अपने बेटे की सारी गलतियों को क्या करूंगा? एक्सक्यूज कर दूंगा, माफ कर दूंगा। कौन सी गलती? यानी जो उसका एक्स्ट्रावेगेंट का नेचर है, यानी फिजूल खर्ची जो करता है, वो बहुत ज्यादा पैसे खर्चा करता है, उसके उस नेचर को भी मैं माफ कर दूंगा। लेकिन कब? रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, अगर वो अपने पिता के दुनिया में या अपने पिता के घर वापस आ जाए। कौन से घर में? जिस घर को द होम ही न्यू रादर देन सी हिम मेक मूव हिज ओनवर्ड, यानी जिस घर को वो जानता है किस रूप में? अपने पिता के घर के रूप में। अगर वो अपनी खुद की दुनिया में न जा करके अपने पिता की दुनिया वापस आ जाता है, तो मैं उसकी सारी गलतियों को माफ कर दूंगा, और यहां तक उसके एक्स्ट्रावेगेंट नेचर को भी मैं एक्सक्यूज कर दूंगा, माफ कर दूंगा। अब यहाँ पे लास्ट में वो कहने की कोशिश करा कि आई वुड फॉरगिव हिम टू सेविंग फ्रॉम सारो अ न्यू लव। इतना नहीं, अपने बेटे के खातिर जो भी मुझे तकलीफें हुई हैं, यानी जो भी दुख दर्द उसने मुझे पहुंचाया है, अपने उस नेचर से, अपने सेग्रीगेशन के नेचर से, यानी वो नेचर जो मेरे से अपना अलगाव बनाया हुआ था, दूरी बना हुआ था, यानी उसके कारण जो भी मुझे तकलीफें हुई हैं, उन सारी तकलीफों को लेकर के मैं उसको माफ कर दूंगा। और उसके साथ ही साथ सेविंग फ्रॉम सारो अ न्यू लव, यानी हम लोग एक मधुर रिश्ता बनाएंगे, सारे दुख को भुला करके मैं उससे फिर से प्यार करना शुरू कर दूंगा। 3 फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब। अब इस स्टैंजा में फर्स्ट टाइम जो बेटा रहता है उसने अपनी बात रखी है, उसने अपने मन की बातों को रखने की कोशिश की है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों स्टेंजा में हमने देखा कि किस प्रकार से जो पिता रहता है अपने तकलीफ को बयां करता है और किस प्रकार से बताता है कि अपने बेटे की सारी गलतियों को माफ कर सकता है, बशर्ते वो बेटा अपने पिता की दुनिया में, अपने पिता के घर वापस चलाए। अब यहाँ पे जो लास्ट स्टेंजा है, यहाँ पर बेटे ने पहली बार बोलने की कोशिश की है। क्या बोलता है? फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। कहता कि हमारा भी मन करता है कि हम दोनों बाप बेटे एक ही दुनिया में, एक ही स्थान पे रहें। अब यहाँ पे बेटा कहता है, ही स्पीक्स आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। बेटा ये भी कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आता पापा कि क्या बात ऐसा होता है कि आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, यानी गुस्से के कारण कभी कभी मैं उदास हो जाता हूँ। तो क्या होता है कि वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, यानी क्या होता है, तकलीफ के कारण कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, और क्यों गुस्सा आता है ये चीज मुझे समझ में नहीं आता है। वी इच माई सेल्फ वाई, अच्छा, वी इच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। एम्प्टी हैंड का मतलब क्या होता है कि दोनों का मन कर रहा था कि एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाए, यानी सारे दुख दर्द को, तकलीफों को, पुरानी सारी गलतियों को भुला करके एक दूसरे के साथ फिर से मर्ज हो जाए। लेकिन शुरुआत कैसे करें? न तो ये पिता को समझ में आ रहा था, न तो ये बेटे को। इसलिए यहाँ पर एम्प्टी हैंड का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इनके बीच काफी लंबे समय से क्या बना हुआ था? दूरी बना हुआ था। तो कहता वी बोथ पुट वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। क्या ख्वाहिश रहती है दोनों की? दोनों की ख्वाहिश रहती है कि दोनों, यानी जो तकलीफ बेटे को पिता के कारण हुआ है या जो तकलीफ पिता को बेटे के कारण हुआ है, दोनों का मन कर रहा था कि पुरानी सारी गलतियों को भुला करके एक दूसरे को वो माफ कर दे।